कल इंदौर वापस जाना है नमन को, इसीलिए आज मयंक के घर में उसकी दावत है। साथ पढ़े हुए 3 और दोस्त भी हैं। संभव है राहुल भी आ जाए। वह गांव गया था और पूरी कोशिश में था कि नमन को मिलने पहुंच जाए। कॉलेज की, सहपाठियों की, नौकरी की बातें करते करते 2 घंटे निकल गए। मयंक ने कहा, खाना लगा देता हूँ, अब तो भूख लग गई होगी ना तुम्हें नमन। नमन बोला, नहीं भूख नहीं है अभी, नाश्ता हैवी हो गया था, फिर तुम भी खिलाते ही जा रहे हो कुछ न कुछ। तुम लोग बताओ। नमन ने बाकी लड़कों की ओर देखा। किसी को भी भूख नहीं थी। नमन ही नाश्ता करके सबसे पहले आया था। बाकी लोगों ने उससे घंटा 1.5 घंटा बाद नाश्ता किया था। मयंक बोला, राहुल भी आ जाए तो और अच्छा लगे, चलो 1 घंटा और देखते हैं। नमन कुछ उदास होता हुआ बोला, आंटी ठीक होती तो खाने का आनंद भी होता। मयंक ने तुरंत बात काटी, ठीक है मम्मी, पहले से बहुत ठीक हैं, बस थक जाती हैं। आज तो खूब सारा खाना बनाया, इसलिए थकना ही था, लेटी तो नींद आ गई शायद। नमन यार, मैं बहुत परेशान रहने लगा था मम्मी को लेकर। पापा ने दुनिया छोड़ी तो लगता था मम्मी भी पीछे पीछे चल देंगी। इसी तैयारी में लगती थी, पर आंटी ने उन्हें कुछ सरल आसन सिखाए, प्राणायाम सिखाया तो वे जीने लगी। अब तो थोड़ा थोड़ा दूसरों को भी सिखाती हैं। तुम्हारे इंदौर जाने के बाद ही तो मम्मी राम रसायन जाने लगी। आंटी से अच्छी दोस्ती हो गई है उनकी। मेरी मम्मी के लिए तो हॉस्पिटल है राम रसायन, और डॉक्टर हैं तुम्हारी मम्मी। नमन ने पूछा, द कश्मीर फाइल्स पर क्या प्रतिक्रिया दी आंटी ने? मयंक बोला, कहाँ की प्रतिक्रिया, वे तो मौन में उतर गईं। मैं तो डर गया था कि इनकी वही हालत न हो जाए जो पापा के बाद हुई थी। कल जब मैंने कहा कि नमन और कुछ और दोस्तों को बुलाना है, खाना होटल से मंगा लूं, तब कहीं मम्मी की आवाज निकली है। बोली, मैं बना लूंगी, कुछ मन बदलेगा, कुछ अच्छा लगेगा। नमन ने कहा, तुम क्या सोचते हो इस फिल्म पर? मयंक बोला, फिल्म तो अच्छी बनी ही है, मेहनत की गई है, रिसर्च के रिजल्ट्स हैं। नमन बोला, एक्टिंग के बारे में तो कहना ही क्या, अनुपम खेर से लेकर सभी लोग अपने काम से दर्शक का मन बांध कर रखे रहे बस। तुम लोग क्या कहते हो? नमन ने तीनों लड़कों पर उड़ती दृष्टि डाली। एक बोला, मुझे तो फोटोग्राफी भी गजब की लगी, मतलब बिना कहानी की फिल्म भी जम गई, या कहो जमा दी बनाने वालों ने। दूसरे ने कहा, बिना कहानी के ही ऐसी फिल्म बन सकती थी, ध्यान से देखो तो कितनी सारी कहानियां हैं, पढ़ो तो पूरा उपन्यास है जैसे। देश काल परिस्थिति वातावरण सब कुछ सामने रख दिया ज्यों का त्यों। 3 घंटे भी नहीं लगे और आपने पढ़ लिया कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को, खासकर कश्मीरी ब्राह्मणों की दुर्दशा को। तीसरे लड़के ने कहा, मैं तो आंटी जैसा ही सुन्न पड़ गया था, परसों पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकला, पड़ा बस यही सोचता रहा कि हम लोग अपने पर्सनल मुद्दों के लिए तो दिन रात एक किए रहते हैं, और अपने समाज का इतना बड़ा हिस्सा जब मारा काटा जा रहा था तो हम कहाँ थे? मयंक ने लपक कर कहा, अरे यार, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जबकि यह कहानी है। वैसे भी कश्मीरी ब्राह्मण पहले भी मारे काटे गए, क्योंकि वे हिंदुत्व के सिरमौर थे, गंभीरता से पढ़ते लिखते थे, संस्कृति का संरक्षण करते थे। हिंदुत्व की जड़ काटने के लिए उन्हें काटा गया, सीधी सी बात। नमन बोला, इतिहास तो साफ है ही दोस्त, पर जिन्हें मानना चाहिए वे कहाँ मानने वाले हैं। असली समस्या यही है, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी मुश्किल, वरना दुनिया भारत का लोहा मानती। इतना बड़ा देश, इतने रंग संस्कृति के, मौसम के, प्रकृति के, और देश के लिए इतनी एकता, पर जो चुप हैं वे बड़े अपराधी हैं। जो बात छुपाते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं वे बड़े अपराधी हैं। मयंक ने कहा, गाइज एक बात बताओ, ये साला सेक्युलरिज्म का घोड़ा हमें ही क्यों दौड़ाना है? दूसरी ओर ऐसा आराम क्यों बस रहा है? उनसे न कोई सवाल पूछता और न वे खुद कुछ कहते। ऐसी बेशर्म चुप्पी, ऐसी खामोशी। अपने ही साथ वालों को देख लो, साथ पढ़े हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, पर इन मामलों में चुप। एक बोला, कोई नहीं बोलता। राम मंदिर के मामले में ही ऐसी हाय हाय रहती थी जैसे इनकी बपौती छीनी जा रही हो। अब तो ज्ञानवापी का शिवलिंग भी निकाल लिया गया, हाथ पैर धोते, उस पर कुल्ला करते, इनकी आत्मा पर एक छींटा नहीं पड़ता था गिल्ट का। दूसरे दोस्त ने कहा, पूरे देश के मंदिर तोड़ तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। तुर्कों ने, मुगलों ने जो विनाश किया, उसके लिए आज इस प्रजातंत्र में रहने वाले किसी मुस्लिम ने कभी शर्म महसूस नहीं की।
तीसरे दोस्त ने कहा, अंग्रेज जो इतिहास लिख गए उसे हमने ऐसे ही स्वीकार किया जैसे यही परम सत्य है। प्रतिहार, राजपूत, मराठा, होलकर, जिन्होंने लोहा लिया मुगलों से, उनकी वीरता की गाथा, उनका शौर्य, सब कुछ जैसे पढ़ने जाने की चीज ही नहीं थी। मुगलों का राज उत्तरी भारत पर ही तो था, आधे से अधिक देश तो वे छू भी नहीं पाए, फिर भी उन्हीं की गाथा पढ़ाई जाती है। नमन ने कहा, अंग्रेजों को तो ऐसा करना ही था, डिवाइड एंड रूल की नीति थी उनकी, उन्होंने तो ऐसा ही इतिहास लिखना था। पर हम अब क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे बीच ही कुछ फूट डालने वाले तत्व हैं, बल्कि वे तो फैल ही रहे हैं। अंग्रेजों को भगाने के लिए जब हमारे लोग अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, तब इन लोगों ने कतई साथ नहीं दिया, और अब स्वतंत्र देश में गांधी नेहरू की मिसाल देते फिरते हैं, मार काट करने वालों से हाथ मिलाते हैं और वसुधैव कुटुंबकम वालों पर छींटाकशी करते हैं। मयंक बोला, हाँ यार, हमारे समय की समस्या में राष्ट्रद्रोही भी हैं। राष्ट्रद्रोही, जातिद्रोही, इन्हें किसी का कुछ भी भला नहीं करना है, पर हम तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? एक दोस्त बोला, इस बारे में तो नमन ही बेहतर बता सकता है, उसके संस्कार ऊंचे हैं। हम सब में सबसे कल्चर्ड फैमिली नमन की ही है, इंटेलेक्चुअल भी। नमन बोला, फ्रस्ट्रेशन नहीं पालना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए अपने अपने स्तर पर, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने को। काली पट्टी आंखों पर बांध कर किसी के पीछे नहीं चलना है, चाहे वो प्रोफेसर हो, लेखक हो, नेता हो, निवेदिता हो, अरुंधति हो, कन्हैया हो या कोई और भी हो, किसी के पीछे नहीं जाना है, अपनों को भी जगाना है। मौज मस्ती में समय गंवाने वालों को ही अगर हम जगा पाएं तो यह भी कम बड़ा काम नहीं है। ये कर्तव्य से कटे लोग ही मुसीबत आने पर मजारों की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं, जबकि उसके दुष्परिणाम बाद में झेलने पड़ते हैं उन्हें। दूसरे दोस्त ने कहा, हमारे पुरखे सिखा गए कि सत्य ही ईश्वर है और रहना है हमें ऐसे लोगों के साथ जिनके पग पग पर झूठ है। सच उनके पास होता तो कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की बात पर कोई तो कुछ बोलता, किसी को तो शर्म आती। एक विदेशी फिल्म देखी थी, सिंडलर्स लिस्ट, ऑस्कर मिला है उसे। यहूदियों पर नाजियों ने जो अत्याचार किए उन पर बनी है। इस फिल्म को देखकर नाजियों ने बहुत माफी मांगी। यहाँ कोई एक बंदा नहीं हुआ जो कश्मीर फाइल्स देखकर माफी मांगा हो। हमने तो देर से ही देखी है, उन लोगों में अभी तक किसी ने महसूस किया कुछ? बताओ। मयंक बोला, भैया यह सेक्युलरिज्म की ताली हम एक हाथ से ही बजा रहे हैं, दीवार पर हाथ मार रहे हैं। ज्ञानवापी में कोर्ट के आदेश पर भी जांच दल को घुसने नहीं दे रहे थे वे लोग। यह है प्रजातंत्र को इनका सहयोग। तो भाई अपने अपने स्तर पर गंभीर होना है। हम लोग अपने घरों की शादियों में कूल्हे हिला हिला कर नाच लेते हैं, पैसा फूंक लेते हैं और बस थक कर सो जाते हैं। जागना जरूरी है, समझना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। तीसरा दोस्त कुछ उदास सा बोला, आरएसएस जैसे डिसिप्लिन्ड लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, पर उनकी छवि ऐसी बनाई जा रही है जैसे वे तालिबान, अलकायदा, सिमी, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन हो। मजारें बना बना कर जगहें हड़पें ये लोग, मंदिरों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान करें ये लोग, हड़पा हुआ कुछ भी न लौटाएं ये लोग, और हम बस इन भाइयों का चारा बनते रहें। नमन ने कहा, द कश्मीर फाइल्स जैसी और फिल्में भी आनी चाहिए। दुनिया के सामने हर सच खुलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, पर हमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कह कह कर ही चुप नहीं बैठ जाना चाहिए, नहीं हल्ला मचा मचा कर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए। शास्त्र और शास्त्रों की साथ साथ आवश्यकता होती है। कश्मीरी पंडितों के पास शास्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। यही भोलापन उनकी कमजोरी बन गया। आगे ऐसा कभी भी कहीं भी न होने पाए, यह सीख सबको लेनी चाहिए, हम सबको। इतने में राहुल अंदर आते हुए बोला, पुरानी मस्जिदों के शौचालयों में देखो, कभी सबूत मिल जाएंगे कि वे मंदिरों के ऊपर बने हैं। देव मूर्तियों का अपमान करते क्या किसी को शर्म आई? किसी को भी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।